नमस्कार, मैं शिवम शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र करियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम लोग मैथ्स के स्टडी कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम के बारे में उस वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में, संख्याओं के जातीय मान, संख्याओं के स्थानीय मान, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 संख्याएँ होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली संख्या है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, इसे प्रीसीजर नंबर भी कहते हैं। किसी संख्या के पूर्व में आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं और उसे ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से घटा दीजिए। सिंपल सा है ये। पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि जस्ट पहले की संख्या। किसी संख्या के पूर्व में आने वाली संख्या, पूर्व या पहले आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या होती है। इसे दी गई संख्या से, दी गई संख्या में से एक घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, जैसे 5972 ये मेरी एक संख्या है। अब इसके पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछी जाए तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? एक घटा देंगे इसमें से। ये क्या हुआ? 5971। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो अगली संख्या में पढ़ते हैं परवर्ती संख्या। कहते हैं सक्सेसर नंबर। परवर्ती संख्या किसी संख्या के बाद वाली संख्या को कहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए दी गई जो भी संख्या होती है, मूल संख्या, उसमें एक जोड़ देते हैं तो परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे पहले लिख लेते हैं, किसी संख्या के बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। और इसे मूल संख्या या दी गई संख्या में एक जोड़कर प्राप्त करते हैं। जैसे इसे मैं यही संख्या ले रहा हूँ और इसे पूछा जाए कि इसकी परवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे। ये हमारी परवर्ती संख्या हुई। तो देखिए संख्याएं हुई। संख्याओं में कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है एग्जाम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अब उसके बारे में भी बता देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि बेसिक से मैथ चल रहा है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये एक होता है आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करने का एक निश्चित व्यवस्था है, आरोही क्रम। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में रखना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। संख्याओं को
उनके बढ़ते हुए क्रम में क्रमानुसार रखा जाए। बढ़ते हुए क्रम में क्रमानुसार, ये नहीं कि एक बढ़ती हुई संख्या ले लिया जाए उसके बाद उसकी 2 अंक और बढ़ती हुई संख्या को ऐड कर लिया जाए, उनको क्रमानुसार रखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। अब इसमें क्या होता है कि संख्याओं को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेती हैं, उसके बाद उससे एक बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, जो भी संख्या दी हुई होती है उन सभी संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ी कौन सी संख्या उसमें दी गई है उनको इस तरह व्यवस्थित करना और वही क्रम कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, हमारे पास एक संख्या 5545 है। ये हमारी संख्या है। अब इसको कहा है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या है। तो इनका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम होगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखते हैं, इसके बाद इससे जस्ट बड़ी संख्या, यहाँ ये दी हुई है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या तो ये रही, इसके बाद ये संख्या। ये हमारा हुआ आरोही क्रम। अब इसके बाद से आते हैं अगली क्रम पे, तो उसको कहते हैं अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, संख्याओं को उनके घटते हुए क्रम में रखना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। संख्याओं को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे संख्या ले रहा हूं, ये हमारी संख्या है। अब इनको कहा जाए कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संख्याओं को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। घटते हुए क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखी जाएगी। तो इनका अवरोही क्रम क्या होगा, इनका अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या रखी जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये रही। इसके बाद दूसरे नंबर पे बड़ी संख्या कौन सी है, 4591। इसके बाद संख्या 3578। इसके बाद है 1318। तो ये हमारी संख्या हुई अवरोही क्रम। अब कुछ और चीजें देखते हैं कि अगर दिए हुए अंक हैं, उन अंकों से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनाना।
दिए गए अंकों के में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। मान लीजिए मुझे कुछ अंक दिए गए हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। एग्जाम्पल में लिए सीधे एग्जाम्पल, इसको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परिभाषा या इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे संख्या दी गई है 3, 0, 1, 5, 9, ये हमें संख्या दी गई है। अब इन संख्याओं से मुझे कहा जा रहा है कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको यही चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आरोही और अवरोही क्रम की। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी संख्या मतलब कि सबसे बड़ा अंक लेंगे। जिस संख्या का पहला अंक बड़ा होता है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो देखिए इसको लेते हैं, अगर हम अवरोही क्रम इसको व्यवस्थित करेंगे, अवरोही क्रम इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहां देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई। देखिए सबसे पहले 9 है बड़े में, उसके बाद 5 है, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई। अब इन अंकों से सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे कि इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 0 है हमारा, फिर 1 हुआ, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 9, ये हमारी हुई सबसे छोटी संख्या। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं कि दिए गए अंकों से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में, संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में, उनके जातीय मान के बारे में, उनके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेसिक चीजें क्लियर हुई हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि एग्जाम में आखिर उन संख्याओं से क्वेश्चन कैसे आते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें की उतनी आवश्यक है नहीं, आखिर क्यों इन सबको पढ़ना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन उनसे कैसे बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है जो 2015 सीटेट में पूछा गया था, वो क्वेश्चन है 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है। ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा गया था 2015 सीटेट में। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल सा तरीका कि आप लोग स्थानीय मान के बारे में और अंकित मान के बारे में वो पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, जिसमें ये अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान वही संख्या ही होती है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का अंकित मान, स्थानीय मान, किसी अंक का अंकित मान, जातीय मान या वास्तविक मान वही अंक होता है। तो देखिए 4 का अंकित मान तो 4 ही रहेगा, और 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 के बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए, वही स्थानीय मान होता है। जैसे 56431 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हुआ 6, इसके बाद 3 अंक है, 3 0 लगा दीजिए, ये स्थानीय मान हुआ। इसके बाद कह रहा है कि अंकित मान में क्या अंतर है। तो अंकित मान देखिए 4 का अंकित मान तो 4 ही रहेगा, इसका अंतर यानी इसको घटाना है, तो ये हमारा हुआ 5996। ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो गया इसका। अब देखिए कुछ अगला क्वेश्चन भी इस तरह के आया था, एक इसी बेसिक के ऊपर, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है, या जो लोअर एग्जाम होते हैं उस सब में भी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति
हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? देखिए, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति का मतलब वही दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति को ही हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति कहते हैं। दाशमिक पद्धति का मतलब कि इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। उन्हीं अंकों के बारे में, उन्हीं अंकों से संख्याएं बनना, उन्हीं अंकों से ही सारी गणनाएं करना, वही हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति है। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 4 अंकों की संख्या माने कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 4 अंक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, ऐसी ये बताइए सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हमारे पास है 9999। 9999। इस संख्या से बड़ी अगर संख्या देखेंगे तो 5 अंक की हो जाएगी। तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हुई 1000। 1000 से छोटी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं, क्योंकि इससे कम आएंगे तो 3 अंकों की संख्या मिलेगी। तो ये हुआ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। अब इसमें पूछ रहा है कि हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं। सबसे पहले 9999 में से 1000 को घटा देते हैं। तो ये हमारा हुआ कितना? 8999। 8999। लेकिन ये संख्या में से इसको घटाने पर इसकी भी गणना और इसकी भी गणना दोनों हट जा रही है। अगर इसको मैं घटा दे रहा हूं 1000, तो इसकी तो गणना हो रही है 4 अंकों की संख्या में, लेकिन इसकी गणना नहीं हो रही है। तो एक और जोड़ेंगे, एक संख्या और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगी हमारी कुल 9000। यानी हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की संख्याएं 9000 है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है स्थानीय मान के ऊपर। ये भी कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के, दशमलव के बाद स्थानीय मान के बारे में पूछ लेते हैं सब। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 1362.05। इसमें अगर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 1362.05, इसमें 5 का स्थानीय मान। देखिए, इधर से स्थानीय मान निकालना हो तो लगभग सभी लोग निकाल लेंगे। स्थानीय मान में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं निकालना, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिनको नहीं आता होगा पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। ये 1362.05, इसमें अगर 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं हैं, 1 के आगे उतना 0 लिखा है। देखिए, अगर इसमें 0 का स्थानीय मान पूछता तो ये दशमलव के कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद है। तो 0 का स्थानीय मान हमारा हो जाता 10। 1 के बाद एक 0 लगा देते। लेकिन 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान देखिए, दशमलव के बाद ये दूसरा अंक है, तो 1 के बाद 2 0 लगा दीजिए। तो इसमें 1362.05 में 5 का स्थानीय मान हुआ 100। इसी तरह से एक अगर क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह से 13,595। 13,595.362। अब इसमें अगर पूछ ले रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए, दशमलव के बाद कितने अंकों पे 6 है? 2 अंकों पे। तो इसका 6 का स्थानीय मान क्या हुआ? 6 का स्थानीय मान हुआ 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे अंक पे 6 है, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद तीसरे अंक पे 2 है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 के बाद 3 0 आप लगा दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए, एक प्रश्न है
जीरो कौन सी संख्या है? जीरो सम संख्या है या पूर्ण संख्या है? जीरो अकेले तो पूर्ण संख्या नहीं है। जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? ये प्रश्न देखिए, इसका चलिए कुछ विश्लेषण करते हैं कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। शून्य, देखिए अगर सम संख्या और विषम संख्याओं की एक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है अगर दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे, सम संख्या प्लस सम संख्या, दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये सम संख्या आएगा। दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। दूसरा है सम संख्या प्लस विषम संख्या। अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तीसरा है विषम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या प्लस विषम संख्या, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी है हमारी। अब इन तीनों में हम देख लेते हैं, जैसे अगर पहला देखें सम संख्या, अगर हमारे पास कोई है, दो है, एक सम संख्या चार है, तो ये देखिए चार तो छः, ये हमारी सम संख्या हुई। दूसरे पे देख लेते हैं सम संख्या एक ले लेता हूँ चार और विषम संख्या ले लेता हूँ पाँच, तो ये हुई हमारी विषम संख्या हुई। इसके बाद से तीसरा देख लेते हैं विषम संख्या, दो विषम संख्या ले रहा हूँ 5 और 7, तो ये हुआ 12, ये एक सम संख्या हुई। अब इसी पे हम जीरो का विश्लेषण करते हैं। अगर जीरो को हम एक बार विषम संख्या मान लेते हैं, जीरो को अगर हम विषम संख्या मान लेते हैं तो जीरो प्लस, अगर जीरो को विषम संख्या माने तो तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, जीरो प्लस और कोई एक और विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो ये तो हुआ 3। 3 तो सम संख्या नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी में मैं चेक करूं जीरो को एक विषम संख्या मान करके, तो जीरो प्लस 3 यानी एक विषम संख्या दूसरी विषम संख्या, ये हम मिलके होनी चाहिए सम संख्या, लेकिन आ रहा है 3, यानी जीरो विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देख ले रहा हूँ, अगर सम संख्या कोई ले रहा हूँ, जैसे एक सम संख्या 2 ले लिया और जीरो को विषम संख्या मान रहा हूँ, तो यहाँ भी विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ये सम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि जीरो हमारा ये विषम संख्या नहीं है। अब सम संख्या, इसको जीरो को सम संख्या मान करके टेस्ट करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से ही, इसी दूसरी प्रॉपर्टी से ही जीरो को हम सम संख्या मान करके चेक करते हैं। तो अगर जीरो को हम सम संख्या मान रहे हैं और इसके साथ कोई एक विषम संख्या ऐड कर रहा हूं, तो देखिए ये हमारी संख्या प्राप्त हुई 3 और ये एक विषम संख्या, तो दूसरी प्रॉपर्टी को जीरो ने संतुष्ट कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी देख रहा हूं मैं, अगर तीसरी प्रॉपर्टी से देखा जाए तो विषम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या और विषम संख्या का योग सम संख्या है, तो जीरो चूंकि हमारे विषम संख्या है नहीं, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हम नहीं देखेंगे। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी में ही आते हैं, पहले गुण में सम संख्या प्लस सम संख्या। अगर मैं जीरो को सम संख्या मान रहा हूं और उसके साथ कोई एक सम संख्या जोड़ रहा हूं, तो ये भी सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि शून्य एक सम संख्या है। देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, इसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है कि शून्य कौन सी संख्या है। शून्य अकेले तो पूर्ण संख्या है नहीं, शून्य पूर्ण तो है ही नहीं। होल नंबर में आता है शून्य, लेकिन शून्य पूर्ण संख्या तो है नहीं, अकेले तो पूर्ण हो नहीं जाएगा। तो ये सम संख्या या विषम संख्या, शून्य प्राकृत संख्या भी नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही छोटा है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत ही इसमें कंफ्यूजन लोगों को होता है। चलिए अब इसके बाद से एक अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। इसको भी एक पॉइंट मान लीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अच्छा अब
देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़े थे, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ और संख्याओं के बारे में पढ़े, उसके बाद कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़े। एक और प्रश्न आया है संख्याओं में एग्जाम के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पाई पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? या अपरिमेय संख्या? देखिए, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया जाए। अगर पी अपॉन क्यू के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में हम लिखते हैं किसी संख्या को, तो इससे दो तरीके की चीजें हमको प्राप्त होती है। इसको रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हों हल करने पर, इसको भाग देने पर यदि दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं, वो या तो रिपीट हो रहे हों या फिर कुछ निश्चित स्थान पर जाने के बाद रुक जाए, तो वो परिमेय संख्या में आती है। जैसे अगर मैं ले रहा हूं क्वेश्चन 1 3/5 ले रहा हूं, तो देखिए अगर इसको भाग दिया जाए तो ये 0.6 एक स्टेप के बाद रुक गया। इसी तरह से ये संख्या ले रहा हूं, दूसरी संख्या 5/6, तो इसका मान अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.8333, इस तरह से 3 रिपीट होता रहेगा। तो जो रिपीट होता है इसके ऊपर हम पार लगा देते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व करके, इसका मेथड है, इसको बटे के रूप में अच्छे से लिख सकते हैं या फिर इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी होती है कि जिसके बाद दशमलव के बाद अंक रुके ना, वो अपरिमेय है। एक तो रूट में होना चाहिए अपरिमेय संख्या, और दूसरी बात ये कि उसके जो मान है वो परिमित ना हो, यानी सीमित ना हो। परिमेय का मतलब मान सीमित हो जाए, जिससे ये भी मान हुआ तो ये सीमित हो गया कि हाँ इसके बाद 3 ही आना है, इसके ऊपर बार लगा करके इसको रोक सकते हैं। और अपरिमेय का अर्थ होता है इसका मान सीमित ही ना हो। तो देखिए, पाई का मान सीमित नहीं है। पाई का मान वैसे तो मान लिया जाए 3.142, इस तरीके से मान लिया जाए 3 अंकों तक। लेकिन पाई के मान के लिए अगर आप याद करेंगे तो पाई के मान के लिए इतनी मोटी पुस्तक बनी हुई है। और जो पाई का मान ज़्यादातर याद कर लेता है उसको मेमोरी किंग कहते हैं। इतनी मोटी किताब याद रखना, 10 अंकों का मोबाइल नंबर जल्दी याद होता नहीं, वो पूरी किताब याद करेंगे। तो पाई का मान परिमित है नहीं, अपरिमित है। देखिए, इसके लिए एक हमारे भारत के कृष्णन चाहल थे। कृष्णन चाहल ने लगभग 35,000 के आसपास पाई के दशमलव के 35,000 के आसपास अंकों तक पाई का मान याद किया था। और उनके बाद से एक राजवीर सिंह, जिन्होंने 6 साल मेहनत किया था, तो 70,000 दशमलव के बाद 70,000 अंकों तक पाई का मान याद किया था। तो ये लोग मेमोरी किंग है। इतना लंबा मान याद करना पाई का मान बहुत ज़्यादा है। तो ये चूंकि दशमलव के बाद इसका मान सीमित है नहीं, तो इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। पाई अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका मान परिमित नहीं है। अब देखिए, पाई 22/7 और पाई में लोग पाई का मान 22/7 भी मानते हैं कि हाँ 22/7 पाई का मान है, जबकि 22/7 को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। 22/7 का जो मान होता है, इसका मान एकदम एग्जैक्ट पाई के बराबर नहीं होता, समथिंग होता है, इसके कुछ आसपास होता है, कुछ इससे रिलेटेड मान होता है, एकदम आसपास मान होता है। इसलिए इसको मान लिया जाता है कि हाँ इसका कुछ है समथिंग में। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इसके बाद से होता है, आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, इसमें पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं a b के मध्य
परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं ए बी के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हमारे पास अगर दो संख्याएं ए तथा बी हैं, इनके बीच में अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला है जो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए है, जहां के का मान 1 2 3 4 इनफाइनाइट। यहाँ के मान अब बढ़ते हुए चले जाएंगे इंटीजर्स में, और ये हमारे पास परिमेय संख्याएं बीच में निकलती जाएंगी। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन हमारा 3/5 तथा 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। संख्या दे रहा हूं, कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए 4 भी एक परिमेय संख्या है, ये तो आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं, क्योंकि 4 के बटे में 1 है, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अब इनके मध्य हमको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ हमारा a 3/5 है और b हमारा 4 है। हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहली परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास फार्मूला? a के प्लस बी अपान के प्लस 1, जहां के बराबर 1 2 3 4 इस तरह चलिए। तो यहाँ a के मान हमारे पास है 3/5, इसमें k का गुणा करना है, यानी 1 का गुणा, और b के मान पे हमारे पास 4 हैं, अपान k के मान में 1 जोड़ना। तो k का मान हमने क्या लिया है? 1 लिया है, तो 1 प्लस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हुआ 23/5/2। अभी इसको हम देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? 23/10। ये हमारा सबसे पहला परिमेय संख्या इसके मध्य ज्ञात हुआ। दूसरी परिमेय संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू 2, यहाँ के मान में हम 2 ले रहे हैं, प्लस 4 बी के स्थान पे, और इसके बाद 2 प्लस 1। तो देखिए इसमें हुआ हमारा 6/5 प्लस 4/3, तो ये हुआ 26/15। ये हमारा दूसरा हुआ, दूसरी परिमेय संख्या हुई। अब तीसरी परिमेय संख्या हम इसमें ज्ञात करते हैं। तो तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम अब के का मान 3 लेंगे। तीसरी परिमेय संख्या देखिए a बराबर 3/5 है, इंटू के वैल्यू में के स्थान पे अब 3 रखेंगे, प्लस b के स्थान पे 4 है, अपान 3 प्लस 1 यानी के प्लस 1। तो ये हमारा हुआ 29/20। ये हमारा तीसरा हुआ, यानी 3/5 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या हमारी कौन सी हुई? 23/10, 26/15 और 29/20। ये हमारी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हो गया। अब इसके बाद से देखिए दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला हमारे पास है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, इन सबके क्वेश्चन आना एग्जाम में, कई एग्जाम में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। ये दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में, ये दूसरा पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में
अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए, दो अपरिमेय संख्याएं हमारे पास ए और बी हैं। ए बी दो अपरिमेय संख्या हैं। अब इनके बीच में अगर हमको तीसरी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं हमेशा रूट में होती हैं, या तो क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में होती हैं, तो इनको हम तीसरी अपरिमेय संख्या ए भी कर लेंगे रूट में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ जब हम करें रूट में, तो जो भी संख्याएं अपरिमेय हैं उनका मल्टीप्लाई करें अगर, तो संख्याएं रूट से बाहर ना आए, वो रूट में ही रहें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल √3 तथा √7 में के मध्य अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अगर अपरिमेय संख्या हमको इसमें ज्ञात करना है, तो देखिए √a और √b है, तो अपरिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 × 7 = 21। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्याओं के दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना और दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ये क्वेश्चन हुआ। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम ये देखेंगे इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ दे होते हैं क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि उसमें कोई संख्या दे दी गई है, उसके ऊपर घात चढ़ा दिया गया है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, या इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं इकाई के अंक के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई के अंक के बारे में पढ़ेंगे।